राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दीक्षांत सप्ताह मनाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सप्ताह 8 से 13 फरवरी तक चल रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 12 फरवरी को प्रातः DARI के सचिव डॉक्टर ML जाट द्वारा 56वां लाल बहादुर शास्त्री व्याख्यान प्रदान किया गया। व्याख्यान के पश्चात IARI के निदेशक CH श्रीनिवास राव एवं संयुक्त निदेशक अनुपमा सिंह सहित विभिन्न अधिकारियों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आगे के कार्यक्रम की जानकारी दी। क्या कहा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने इस अवसर पर, आप भी सुने। टुमारो काफी महत्वपूर्ण इवेंट है IARI पूसा संस्थान के लिए, कॉन्वोकेशन है और ये एक हफ्ते का ये कॉन्वोकेशन फंक्शन है। 8 तारीख शुरुआत हुआ, 8 तारीख हमारा जो PG स्टूडेंट का गोल्ड मेडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन था एंड 8 एंड PhD 9 तारीख का है। उसके बाद 2 दिन हमारा जो प्रोफेसर्स है 26 हमारा डिविजन्स है, जो अचीवमेंट्स है स्टूडेंट्स का जो इंक्लूडिंग स्टूडेंट का जो अनुसंधान वगैरह है उसमें भी प्रेजेंट किया। एंड आज सुबह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर रमेश चंद जी, ऑनरेबल नीति आयोग मेंबर एंड हमारा DG साहब डॉक्टर ML जाट साहब ने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया। अभी तक हम लोग भारत में ये पूसा संस्थान तो आप सबको पता है काफ़ी भूमिका है जो ग्रीन रिवोल्यूशन का है। एंड तो अभी हम लोग देख रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन कैसा होगा। आप सबको पता है और निदेशक महोदय ने ऑलरेडी इस बारे में बता दिया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न सिर्फ एक रिसर्च, देश का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कृषि एवं एलाइड डोमेन्स में, बल्कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रेफरेंस सीट है, ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पर 1923 से यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी जिम्मा बहुत अच्छे से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निभा रहा है, जिसके चलते देश के लिए और विश्व के लिए 12,000 से अधिक, 12,100 कुछ से अधिक एलुमनाई इस संस्थान से अपनी शिक्षा पूरी करके, ट्रेनिंग पूरी करके और न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी शीर्ष पदों पर स्टैंड पर हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने भी इस अवसर पर संस्था के संयुक्त निदेशक डॉक्टर RN पडारिया एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर RS बाना से बात की और कार्यक्रम के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। मैं रविंद्र पडारिया, संयुक्त निदेशक कृषि प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जैसा कि जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि शिक्षा में अग्रणी संस्था है और दीक्षांत समारोह एक बहुत ही गौरव वाला हमारा समारोह होता है। ये 8 फरवरी से शुरू किया गया और 8 और 9 फरवरी को विद्यार्थियों में एक अच्छी स्पर्धा करने के लिए, नए शोध करने के लिए और मेरिट मेडल चयन करने के लिए प्रस्तुतिकरण की जाती है। उसमें से 5 छात्र MSc के लिए जो स्नातकोत्तर होते हैं और 5 छात्र PhD के लिए चयन किया जाते हैं गोल्ड मेडल के लिए। साथ ही साथ एक सर्वोत्तम छात्र MSc के लिए और एक सर्वोत्तम छात्र या छात्रा PhD के लिए चयन किए जाते हैं। और कल 13 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह का आखिरी दिन होगा और उस दिन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्य अतिथि होंगे। उनके कर कमलों से हमारे जितने 470 विद्यार्थी हैं उनको डिग्री दी जाएगी MSc की और PhD की। और ये जो 5 मेडल हमने बताया MSc के लिए और 5 मेडल PhD के लिए और एक सर्वोत्तम छात्र, सर्वश्रेष्ठ छात्र MSc के लिए और एक सर्वश्रेष्ठ छात्र PhD के लिए, वो मेडल माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा दी जाएगी। और आज हम लोगों ने एक रखा था लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर। ये जैसा कि जानते हैं
कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा खेती की बात पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और उन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। तो उनके स्मरण में ये लेक्चर रखा जाता है और आज इस लेक्चर का प्रस्तुतिकरण हमारे सचिव डेयर और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर मांगी लाल जाट द्वारा किया गया और इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर रमेश चंद जी जो नीति आयोग के सदस्य हैं उनके द्वारा की गई थी। आज का मुख्य विषय उन्होंने रखा था री इमेजिनिंग एग्री फूड सिस्टम्स फॉर हेल्थ। उनका मानना है ये कि किस तरह से हम खेती करें ताकि गुणवत्ता के साथ साथ पोषण युक्त भोजन उत्पादित कर सकें। जैसा कि जानते हैं कि 13 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुरंत उसके बाद 25 से 27 फरवरी को हमारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा और पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन 25 से 27 फरवरी को होगा, लेकिन इसका उद्घाटन 25 फरवरी को सुबह 11 बजे की जाएगी और इसके उद्घाटन फिर से माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा किया जाएगा और मुख्य अतिथि होंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 25 से 27 फरवरी के दौरान कम से कम आसपास क्षेत्र को मिला करके 1 लाख से ज़्यादा किसान या आगंतुक आते हैं। तो तीनों दिन हमारे तकनीकी सत्र भी चलेंगे। इसी के साथ एक अलग से सत्र हम लोग रखते हैं नवाचार करने वाले किसानों का स्पेशल सेशन। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जितने किसान नवाचार करते हैं उनका चयन करते हैं और ये चयन कमेटी द्वारा की जाती है और हम लोग अक्टूबर नवंबर में ही सब जगह सूचना दे देते हैं। कृषि विभाग हो, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हो, चाहे आत्मा हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, सबको सूचना देते हैं कि आपके आसपास क्षेत्रों में जिन किसान भाइयों ने कुछ नवाचार किया हो और अपने एक समाज में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुए हों और इन्हीं चयनित किसानों का प्रस्तुतिकरण होता है एक नवाचार वाले सत्र में, जहां अन्य किसान भी देख सकें कि ये किसान कैसे, जबकि जो भी हमारे पास चुनौतियां हैं अभी कृषि में, चाहे जलवायु से हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे जल संकट हो, अन्य भी चुनौतियां जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हो, तो इसमें ये किसान कैसे सफल हुए, किन किन तरीकों को इन्होंने अपनाया, कैसे इन्होंने व्यवस्था किया, तो अन्य किसान को लोग एक रोल मॉडल बनेंगे और आपसी चर्चा से जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो ज़्यादा से त्वरित गति से हस्तांतरित हो पाएगा। तो वो हम लोग एक सत्र उसका आयोजन करेंगे। मैं डॉक्टर RS बाना जो पूसा संस्थान है उसका मीडिया प्रभारी हूँ और हमारे यहाँ पे कल 64वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये एक तरह से दीक्षांत सप्ताह है जो हमारा 8 तारीख से शुरू हुआ था। 8 और 9 तारीख को हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन होता है उसमें प्रेजेंट किया था। उसके बाद प्रोफेसर जो हमारे संस्थान में जो सिग्निफिकेंट रिसर्च होती है उनका प्रेजेंटेशंस उन्होंने किया और तत्पश्चात सुकुमार बासु मेमोरियल लेक्चर और लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर जो आज सुबह हुआ और आदरणीय डॉक्टर ML जाट जो कि महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया। कल माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो इसके साथ ही जो कृषि राज्य मंत्री हैं दोनों ठाकुर साहब और हमारे भागीरथ चौधरी जी वो उपस्थित रहेंगे। साथ ही निदेशक जो महानिदेशक महोदय हैं, डायरेक्टर IRI हैं, डीन हैं और जो हमारे सभी संयुक्त निदेशक और फैकल्टी और स्टूडेंट्स उपस्थित रहेंगे और एक बड़ा एक शानदार बड़े उच्च स्तर का कार्यक्रम रहेगा। कल दोपहर बाद 2 बजे से कार्यक्रम है और उसमें स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ साथ जो हमारे अवार्ड्स हैं, विशेषकर डॉक्टर HK जैन अवार्ड जो कि यंग साइंटिस्ट को मिलता है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, वो उसके साथ ही सुकुमार बासु अवार्ड और जो नाबार्ड अवार्ड है वो दिया जाएगा और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड और गोल्ड मेडल्स भी वितरित किए जाएंगे। उसके साथ ही डिग्री वितरण का भी कार्यक्रम रहेगा जो कि हमारे 400 से अधिक मास्टर्स और जो PhD के विद्यार्थी हैं उनको दिया जाएगा। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में आज विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने किया।
सांसद द्वारा D27 मोती नगर के सामने स्थित ग्राउंड में हाई मास्क लाइट का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। इस पहल से ग्राउंड और आसपास के इलाकों में रात के समय उज्जवल रोशनी मिलेगी और अपराध का भय कम होगा। विकास के इस क्रम में चूना भट्टी क्षेत्र में RMC रोड निर्माण, नाली निर्माण और शिशु वाटिका के नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण भी सांसद ने किया, जिससे क्षेत्रवासी उत्साहित दिखे और सांसद व मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना की तारीफ की। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कीर्ति नगर में नवीन रबराइज्ड एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। ये ट्रैक युवाओं और खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देगा। इस अवसर पर मोती नगर विधानसभा के विधायक हरीश खुराना, करोल बाग जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति व भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रेखा गुप्ता श्री सरवाज जी के आशीर्वाद से, उनके अथक प्रयासों से आज चूनाभट्टी के अंदर नई लाइनें, सारी नालियों की सड़क, हरिजन बस्ती की बहुत दिनों से डिमांड थी कि हरिजन बस्ती के अंदर भी नालियों का काम होना चाहिए और सड़कों का होना चाहिए, वो भी आज हो रहा है। और यहाँ पे शिशु वाटिका केंद्र का जीर्णोद्धार, नया आपको शिशु वाटिका जो केंद्र है आपका पास जो है उसको भी नया बनने जा रहा है और आज से काम शुरू हो रहा है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको डेडिकेट हो जाएगा। सब ये है आपकी एक वोट की ताकत। प्रधान जी, आप क्योंकि प्रधान हो तो आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ पूरी की पूरी चूनाभट्टी का। मैं आपको कहूँ ये है आपकी एक वोट की ताकत। आपने यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया कि भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है और इसीलिए आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब हम नहीं होने देंगे। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले तो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जिनके आशीर्वाद और जिनके मध्यस्थ से ये काम हो रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि सेवा परमो धर्म और गरीब, पिछड़ा, वंचित, अन्नदाता, युवा और नारी, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक सरकार की प्राथमिकता है। आज का ये कार्य यही सुनिश्चित करता है। मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने बड़े भाई यहाँ के लोगों के विधायक श्री हरीश खुराना जी को कि आपने 1 साल विधायकी का कंप्लीट करके यहाँ पे इतना बढ़िया ये काम आप करवा रहे हैं कि हम चूनाभट्टी और इसके बाद हमारी जितनी भी बाकी सेवा बची है उनमें भी यूसिफ की मदद से यहाँ पर नाली, गली, खड़ंजा इसका काम करवा रहे हैं, पार्कों का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और एक शिशु केंद्र का भी जीर्णोद्धार करा रहे हैं और जवाहर कैंप में शुरू हो गया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जो हमें संगठनात्मक शक्ति से ओतप्रोत करता है, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर जी का, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे बाहुबल को सहस्र बाहुबल करने में संगठन और जनता दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसी तरह हम सभी को कर्म का आशीर्वाद देते रहे, मेरे भाई हरीश खुराना को कर्म का आशीर्वाद देते रहे, हम दोनों बहन भाई मिलकर आपकी सेवा करते रहे, यही मेरी मंगल कामना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लिया और देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि AI भारत की शिक्षा व्यवस्था, शोध और नवाचार को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। मैं आप सबको इस 2 दिवसीय अधिवेशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने AI की विकास के बारे में, AI की आवश्यकता के बारे में, AI की प्रिपेयर्डनेस के बारे में और AI की फ्यूचर रोड मैप के बारे में अपेक्षाएं जताई। अगर हम छोटे छोटे 2-3 स्टैटिस्टिक्स को हम लोग
पुनः याद करें, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया की अर्थनीति में $15 ट्रिलियन की आकार की अर्थनीति एआई की हो जाएगी। $1.7 ट्रिलियन साइज ऑफ इकोनॉमी 2035 तक हमारे देश में भी हो जाएगी। अभी हाल में जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हम लोगों के सामने आई है, उसमें ये एक उल्लेख है, दुनिया की 88% ग्लोबल फार्म्स कहीं ना कहीं अभी एआई का कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, एआई को डेवलप कर रहे हैं, एआई की टेक्नोलॉजी में एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस पे हमें भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनानी है। जब हम भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनाने की कल्पना में एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की एआई, दुनिया की एआई एथिकल होनी चाहिए। मशीन की, टेक्नोलॉजी की, एक मानवीय आवश्यकता की, मानवीय मूल्यों की कमी रहती है। इसलिए जब हम भारत की एआई तत्व इस बार देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस समय में भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई के मेरे दृष्टि से कुछ शर्त होनी चाहिए। ये एक समावेशी डिजाइन की ओर बढ़ानी चाहिए, एक इंटरऑपरेबल डिजाइन की ओर भी बढ़नी चाहिए। कई प्रकार की एप्लीकेशंस, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे सामने है। ये इंटरऑपरेबल हो, ये भी हमारी भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी डिसरप्टिव दुनिया में इन सभी को नया विषय की जानकारी की आवश्यकता होगी, नया विषय से अभ्यास उनको करना ही पड़ेगा। इसकी रास्ता क्या है? हमारे देश में 1 करोड़ स्कूल टीचर है, 15 लाख इंस्टीट्यूशन, हमारे देश में लगभग 70,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नियर 5 करोड़ 4.46 करोड़ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में विद्यार्थी आ चुके हैं। 15-20 लाख हायर एजुकेशन की टीचर्स है, कोचिंग सेंटर्स है, ट्यूटर्स है, होम ट्यूटर्स है। ये जो दुनिया है, शिक्षा की जो दुनिया है, जिनके आधार पर लगभग 80-90 करोड़ लोगों को नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली कंसेप्ट क्लैरिटी, स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग। अगर हमारी इस लगभग इस 80 करोड़ लोगों को हम एक समय अवधि में दुनिया की अर्थनैतिक विकास के आधार पे, दुनिया के सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों को समझते हुए हम अगर नवाचार करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तभी जाके हम एक फॉरवर्ड स्टेज पे रह पाएंगे। हमारे भारत के पास उसकी कोई विकल्प ही नहीं है। 2047 तक भारत को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी होना है, अगर हम प्रारंभिक दिनों में भारत की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई लोगों को एक इस प्रकार की दुनिया से जोड़ें, भाषा उनकी बैरियर ना बने, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें वो आत्मविश्वासी हो जाए। मैं सबसे ज़्यादा आशावादी हूँ। एआई इस विषय में हमें विकसित भारत की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा मददगार कदम होगा। इस 2 दिन की वर्कशॉप में, 2 दिन की इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप में हमें एक डीपीआई बनाने की बात हो, या हमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस के नए नए मॉडल्स के बारे में अपना आइडियाज़ और अपना एक्सपीरियंस को शेयरिंग करने की बात हो, इस कलेक्टिव विजडम निश्चित रूप में भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली जल बोर्ड की बकाया बिल माफी योजना को फ्लॉप स्कीम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा लाई गई योजना से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अक्टूबर में लागू की गई लेट पेमेंट सरचार्ज LPSC माफी योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रही, लेकिन लगभग 14 लाख विवादित बिलों में से बड़ी संख्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि 557 करोड़ रुपए के बकाया में से केवल 8.5% की ही वसूली हुई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो इन्होंने पहले महीने से कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली जल बोर्ड के बकाया बिलों के विषय में एक बहुत क्रांतिकारी स्कीम लाने वाले हैं। बड़ी मुश्किलों से अक्टूबर में एक पुरानी सड़ी गली स्कीम दोबारा से उठा के ले आए। वो स्कीम जो पहले भी कई बार पता चला कि वो स्कीम नहीं चलती, वो फेल रही है। उस स्कीम को इन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीट के बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया। इन्होंने कहा कि जितने भी जल बोर्ड के कंज्यूमर्स के बिल बकाया हैं उनका LPSC हम वेव कर देंगे, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज को हम वेव कर देंगे, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दीजिए। हमने तब भी कहा कि ये एक फ्लॉप स्कीम है, इससे आप लाखों कंज्यूमर्स का जो बकाया बिल है, उसका जो डिस्प्यूट है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट है। कंज्यूमर कह रहा है मैंने इतना पानी कंज्यूम ही नहीं किया, मैं इसका बिल क्यों दूं? कोरोना में मैंने ये पानी इस्तेमाल नहीं किया, इतना बिल मैं क्यों दूं? मेरा घर खाली था, मैं रहता नहीं था, बिल मेरे को आ गया, मैं इसका बिल क्यों दूं? इस तरीके से लाखों कंज्यूमर हैं। उस वक्त करीब 14.5 लाख कंज्यूमर थे जिनका डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट के कारण उन्होंने बिल देना बंद कर रखा था। ये स्कीम जो अक्टूबर में लेके आए, 31 दिसंबर को वो स्कीम का टाइम खत्म हो गया और वो स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसके अंदर जो 5057 करोड़ का बकाया था प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें मात्र 430 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया, यानी कि मात्र 8.5% प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो पाई। 100 रुपये में से 8.5 रुपये की रिकवरी हुई, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट की। LPSC तो छोड़ दीजिए। और 31 जनवरी को जब ये स्कीम खत्म हो गई तब भी 12,38,000 कंज्यूमर ऐसे थे जिन्होंने बकाया बिल नहीं दिए। 12,38,000, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। अब हम इन्हें समझा रहे हैं कि भाई आप इस तरह से ज़बरदस्ती कंज्यूमर से गलत और अनाप शनाप बिल नहीं ले सकते, मगर सरकार द्वारा लगातार कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप बिल पे करो वरना हम आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे। हमारा मानना है कि गलत बिल सरकार नहीं ले सकती, सरकार को गलत बिल को सही करना ही पड़ेगा, वरना कंज्यूमर आपका पैसा नहीं देगा। और कल जो CBI के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है, उससे ये साफ हो गया है इसके पीछे भ्रष्टाचार चलाया जा रहा है। तो ऊपर से तो सरकार कह रही है कि ये स्कीम चल रही है, इतना पैसा दोगे तो बिल माफ किया जाएगा, मगर अंदरूनी तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के ही मुलाजिम घर घर जाके सेटिंग करके रिश्वतखोरी करके
बिलों को निपटा रहे हैं। और कल सीबीआई ने जल बोर्ड के लोगों को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, जो पैसे लेके बिलों को निपटाने का काम करते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी तो लोगों के पास मैसेज आने शुरू हुए थे फर्जी, तब भी हमने खुलासा किया था और आज भी एक बड़ा खुलासा हमने किया और सीबीआई ने खुलासा किया है इसका, तो हम तो बाद में करें, सीबीआई ने खुलासा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बिल में 100% की राहत दे और उसके बाद अपना साइकिल शुरू करे। पहले लोगों का बिल माफ करके खत्म करे, उन गरीब आदमी जिनका गलत बिल बनाया गया है उन पे बोझ न डाल के उनको राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर देहरादून में मिथी-बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्ग के चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और लोगों को यातायात व विकास के मौके मिलेंगे। उन्होंने निर्माण कार्य क्षेत्र के विकास तथा नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके और उनके साथियों के प्रयास से आज इस सड़क के चौड़ीकरण का मिठी-बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। और इस काम के हो जाने से निश्चित रूप से, जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि अनेक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, मित्ता सिंह जी भी कह रहे थे, यशपाल जी भी कह रहे थे, तो उन सबको जो है उसका समाधान होगा, लोगों को सुविधा होगी और इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्राप्त होगी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का कोई भी सेंसेक्स होता है, कोई इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स में हमारा नाम आता है। आज युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति की बात हो, 1,70,000 हमारी बहनें जिस प्रकार से आज उत्पाद बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, एक से अच्छे प्रोडक्ट ला रही हैं, अनेक समूहों के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से छोटे छोटे जो समूह बनाकर, छोटे छोटे उत्पाद बनाकर, स्टार्टअप बनाकर आगे बढ़ रही हैं। सच में वो एक मिसाल अपनी जो है खड़ी कर रही हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, हमारे आराकोट से लेकर अस्कोट तक, नीति से लेकर मलारी तक, चक्राता के अंतिम छोर से लेकर गुंजी और नाभी के बॉर्डर तक पूरा राज्य समेकित रूप से विकास करे। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को एक साथ पिरोकर रख दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना लेकर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी का अनुसरण करते हुए हम उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो, उसके लिए संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। सहसपुर क्षेत्र में भी आज अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, बाढ़ सुरक्षा के कार्य हो जिसके बारे में विधायक जी ने बहुत विस्तार से बताया, इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग हो, नहरों का जीर्णोद्धार हो, पंपिंग योजना हो। अभी मांडूवाला में हम लोगों ने शिलान्यास किया था पिछले दिनों, और अच्छी बात है, वहां सड़क तो बनी ही रही है 3 करोड़ रुपए से, लेकिन बहुत समय से वहां पानी नहीं आ रहा था, अब वहां पानी भी आ गया, वरुण देव की भी कृपा हो गई। वो क्षेत्र भी हमारा जो है बहुत विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। सिंचाई की इकाइयां हों और आसन नदी पर हमारे विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के सभी परिवारजनों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए हमने शेरपुर से सेलागुई के मध्य आसन नदी पर 300 मीटर स्पान सेतु की भी स्वीकृति हमने प्रदान की है। इसके साथ ही साई विहार से लेकर बड़ोवाला तक, केहरी गांव से चंद्रवनी तक हर क्षेत्र में सड़क और नाली का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। होरोवाला पंपिंग योजना, इसके लिए भी लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि इस क्षेत्र में
पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र